नमस्कार साथियों, परीक्षा एवं परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि प्रीवियस ईयर का जो पेपर हमारा कराया जा रहा है उसका भी जो 28 और 29 को जो आपके पेपर हुए हैं उसमें काफी प्रश्न क्या हुए, रिपीट हुए। तो हम क्या कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर अभी प्रैक्टिस शेड्यूल जो सॉल्व करा, जो पिछले साल जो पेपर आया हुआ, हम उसको एक करके क्या कर रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। दोस्तों चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न बने हुए हैं। और आप लोग एकदम कमर कस लीजिए क्योंकि पेपर इसके बाद शायद आपका कुछ दिन गैप दिया गया है, उसमें आप लोग पढ़ते रहिए, एकदम प्रैक्टिस को लगातार जो कराया जा रहा है उसको देखते रहिए, ठीक है। तो दोस्तों एकदम बिना बेफिक्र होकर, एकदम बिना टेंशन होकर एकदम पढ़िए दोस्तों, क्योंकि 100% हमारे जितने भी बंधु भाई बहन हमसे जुड़े हुए सबको सीट क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है दोस्तों। दुनिया की कोई भी परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। जितना आप संघर्ष करेंगे एक दिन क्या होगी, सफलता आपकी शोर मचाएगी दोस्तों, ठीक है। एकदम लग जाइए दोस्तों, क्योंकि इस बार जितने भी हमारे बंधु जुड़े सबको सीटेट क्वालिफाई करना। चलिए इसी क्रम में देखते हैं कि कैसा पेपर आया हुआ, हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, जो हमारा दिया गया हम उसको देख लेते हैं। क्या दिया गया है, अभिकथन दिया है, कूट दिया गया है। एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है। क्या होता है दोस्तों, एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा बच्चा 15 महीने में चलना सीखता है, ठीक है। तर्क देखते हैं, इसमें रीजन क्या दिया गया। व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। व्यक्तियों में विकास क्या होता है, भिन्न भिन्न दरों पर होता है। तो एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा बच्चा 15 महीने में सीखता है। बात तो सही कही दोस्तों, क्योंकि इसको समझाना भी बता रहे हैं इसको। फिर व्यक्तियों में विकास क्या होता है, भिन्न भिन्न, ये भी बात सही की, क्योंकि बच्चा क्या होता है, कोई भी बच्चा होता है भाई, पहले हो तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उनकी जो क्रम रहेगा वो तो चलेगा ही, लेकिन जो व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है उनमें, वो क्या होता है, शारीरिक विकास, उसका जो वृद्धि होती है, विकास होता है, वो हमेशा हर बच्चे के एक जैसा नहीं होता दोस्तों। इसलिए मतलब क्रम तो वही रहेगा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के, लेकिन वृद्धि और विकास हमेशा व्यक्तिगत भिन्नता इसीलिए पाई जाती है क्योंकि सबका एक जैसा नहीं होता। तो इस हिसाब से एक बच्चा 11 जबकि दूसरा, सही बात है। व्यक्तियों में विकास क्या होता है, भिन्न भिन्न दरों पर, ये भी बात सही है भाई। सभी व्यक्तियों में वृद्धि और विकास क्या होता है, भिन्न भिन्न द्वारा होता है, तो उसको भी देख लेते। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन सा हमारा सही है। ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है एक ही, चलिए ठीक है भाई। ए और आर दोनों सही, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है एक ही। फिर क्या है, ए सही है लेकिन क्या है, आर हमारा क्या है, गलत है। फिर ए और आर दोनों गलत हैं। तो दोस्तों आपका पहले मिल गया, जब दोनों कथन हमारे सही हो गए तो ऑप्शन ए जो आपका दिया है वही क्या होगा, सही माना जाएगा दोस्तों। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विकास निम्न में से किस पर निर्भर है। विकास जो हमारा होता है वो निम्न में से किस पर निर्भर है, हम उसको देख लेते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया आनुवंशिक बनावट, ऑप्शन बी दिया है भौतिक वातावरण, ऑप्शन सी दिया सामाजिक सांस्कृतिक कारक। तो जो दोस्तों विकास हमारा होता है वो तो आपको तीनों पर निर्भर करता है। आनुवंशिक बनावट में क्या होता है कि कुछ बच्चे क्या होते हैं भाई, अपने माता पिता के ऊपर मतलब होता है कि वो काले होंगे तो वो भी मतलब थोड़ा ऐसा कुछ ना कुछ उनसे मिलता जुलता रहता है, तो आनुवंशिक। फिर भौतिक में क्या होता है, जलवायु परिवर्तन कारण क्या होता है दोस्तों, जैसे आप ठंडे प्रदेश लोगों को देखेंगे तो वहां के क्या होंगे, बहुत मतलब नॉर्मल तरीके से होंगे, गोरे चिट्टे नॉर्मल तरीके से, उनका स्वभाव बहुत अलग। लेकिन वहीं आप जब थोड़ा से मतलब गर्मी वाले प्रदेश में जाएंगे तो वहां पे क्या होंगे, आपको चिड़चिड़े व्यक्ति मिलेंगे और उनका स्वभाव थोड़ा क्या होता है, अलग होता है। बाकी सामाजिक सांस्कृतिक कारक का बहुत बड़ा विकास पर प्रभाव पड़ता है। बच्चे का विकास क्या होता है, हमारे वातावरण, हमारी संस्कृति पर ही सबसे ज्यादा क्या होता है, समाज पर ही निर्भर करता है दोस्तों। तो इस हिसाब से आनुवंशिक बनावट भी क्या करता है, निर्भर है, और हमारा भौतिक वातावरण भी दोस्तों निर्भर है। फिर क्या, सामाजिक जो सांस्कृतिक कारक दिया गया ये भी निर्भर। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, जिसमें तीनों हमारे ऑप्शन दिए होंगे 1 2 3, तो ऑप्शन यही दिख रहा है दोस्तों, डी, यही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते देखते हैं। किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल क्या होता है, बढ़ता तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन मिलता है। ऑप्शन ए दिया है शैशवावस्था, बी दिया है प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी दिया है मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था दिया है डी। तो दोस्तों प्रतीकात्मक खेल क्या होता है, किस अवस्था में होता है दोस्तों, तो आपकी जो अवस्था दी गई प्रारंभिक बाल्यावस्था, इसे पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था। कितने से कितने वर्ष तक चलती है दोस्तों, ये चलती है आपकी 2 से 6 वर्ष तक।
इसमें क्या होता है, बच्चा बहुत प्रतीकात्मक खेल, जैसे बच्चे क्या होते हैं जब 2 से 6 वर्ष होते हैं तो उनमें बहुत से खेल होते हैं। जैसे कोई कहता है हम हीरो बनेंगे, सुपरमैन बनेंगे, कोई कहता है हम राक्षस का नाटक करेंगे, कोई कहता है हम ये बनेंगे, और इसके बाद कोई ऐसे लकड़ी का फोन ले लिया, 2 लोग ले लिए, इसके बाद चले भाई फोन कर रहे हैं उसको हम फोन करेंगे, आदि चीजें। अब डंडा ले लिए, उसको बंदूक बना के भी मार देंगे, धिसकाओ, ये ऐसे भी चीज क्या करते हैं बच्चे करते रहते हैं दोस्तों। ये सब किसमें होता है, जो बच्चे प्रारंभिक बाल्यावस्था में हमारे होते हैं, पूर्व बाल्यावस्था में होते हैं, ऐसे बच्चों का प्रतीकात्मक खेल यही होता है दोस्तों। कहने का तात्पर्य जो प्रतीकात्मक खेल हमने बताया है यही चीज होता है। बच्चा इसमें क्या होता है अलग अलग तरीकों से खेलता है, लेकिन उसको सही चीज के बारे में उतनी जानकारी, जैसे होता नहीं, अभी बताया ना कि लकड़ी का कोई ले लिया गत्ता, तो उसको फोन समझकर एक दोस्त को अपने फोन करेगा, हेलो हाँ दोस्त। तो ये सब चीजें क्या होती बताई जाती है, किसमें होता है दोस्तों, पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था। चलती कितने से कितने जगह, 2 से 6 वर्ष तक। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, हमारा बी सही होगा। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था कौन है। हमने 2 एजेंसियां बताई, प्राथमिक और द्वितीय। बच्चों की क्या होती है, 2 एजेंसियां हमने बताई दोस्तों। तो इसमें पूछा प्राथमिक समाजीकरण की, प्राथमिक समाजीकरण की कौन सी एजेंसी है। ऑप्शन ए दिया किताबें और पत्रिकाएं, ऑप्शन बी दिया मीडिया, ऑप्शन सी दिया धार्मिक संस्थान, और ऑप्शन डी दिया कब परिवार। तो हमने बताया था दोस्तों कि परिवार, स्कूल आदि सब चीजें जो होती है जिन पर बच्चों का क्या होता है डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, वे क्या होते हैं प्राथमिक एजेंसियां होती है। जिनका क्या होता है डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता, वो द्वितीय एजेंसियां होती है। तो दोस्तों किताब पत्रिका ये होगा नहीं, मीडिया भी नहीं होगा, धार्मिक से, क्योंकि सामाजिकरण पूछा तो परिवार, क्योंकि परिवार बच्चे का क्या होता है पहला स्कूल होता है। क्योंकि बच्चा शिशु होता है जो घर पे सबसे ज्यादा क्या सीखता है, कोई भी चीज होता है अपने परिवार से ही वो कुछ भी कुछ करके सीखता है, उसी से आगे जाके कोई भी चीज सीखता रहता है। ये तो परिवार जो ये हमारा ऑप्शन जो डी होगा दोस्तों यही सही होगा, क्योंकि प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है, तुम्हारी यही परिवार है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब वह पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण, इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, एक बच्ची यह तर्क करती है, तर्क करने में क्या होती है दोस्तों विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास में एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित था उसको डालती है, उसमें भरती है, तो उसको क्या लगता है दोस्तों पानी की मात्रा समान रहती है। तो पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए दिया वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है, ऑप्शन बी दिया वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती है, सी दिया क्या वह प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, डी दिया वह नकल नहीं कर सकती है। तो इसमें क्या रिवर्सिबिलिटी है दोस्तों, जिसमें बताया गया जो जीन पियाजे की एक दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कितने से कितने तक चलती है, 2 से 7 वर्ष तक चलती है। इसमें बच्चा क्या करता है, इससे लंबाई चौड़ाई माप आदि तौल इन सब चीजों में क्या होता है उसको बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, वो क्या होती है उसको प्रतिवर्ती सोच को नहीं रख पाती है। यही चीज इसमें बताया गया, वो पानी की मात्रा को तो बता रही लेकिन उसको ये पता नहीं चल रहा है कि रिवर्सिबिलिटी कैसे क्या चीज हो रहा है। तो इसमें माप तौल लंबाई चौड़ाई आदि को करने में क्या होती है असफल रहती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये ए सही होगा। जीन पियाजे की दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये चीजें बताई गई है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है दोस्तों, कितने से कितने वर्ष तक चलती है, 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था क्या होती है इनकी चलती है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, हमारा ए। चलिए देखते हैं आगे। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट वह हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है। जो हमारे लेव वाइगोस्की हैं इन्होंने क्या कहा है, हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट और क्या क्या हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके कारण होता है, इसको देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है इनाम, बी दिया है सांस्कृतिक उपकरण, सी दिया है स्कीमा और डी दिया है संज्ञानात्मक द्वंद्व। तो दोस्तों लेव वाइगोस्की जो है इन्होंने क्या दिया है, हमारा सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है और इन्होंने जो कुछ भी बातें कही वो क्या कहे बच्चे के समाज और संस्कृति को जोड़कर इन्होंने उस चीजें की बातें कही, वो चीजें उन्होंने बताया। क्योंकि बच्चे का क्या है उसकी संस्कृति का उसके समाज पर बहुत ही मतलब समाज का बहुत ही बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि बच्चा क्या होता है अपने व्यवहार को अपने समाज के द्वारा उसको एक एक करके क्या होता है सीखता है। तो इनाम नहीं होगा दोस्तों, इन्होंने इनाम की बात नहीं, स्कीमा इन्होंने जीन पियाजे ने बात की है, संज्ञानात्मक द्वंद्व ये भी नहीं होगा। आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी जो दिया है हमारा कल्चर टूल, जो हमारा सांस्कृतिक उपकरण है इसके द्वारा क्या होता है बच्चों के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना होती है। तो ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वाइगोस्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वाइगोस्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है भाषा,
बी दिया है परिपक्वता, सी दिया है संगठन और डी दिया है संतुलन। तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में जिन्होंने क्या कहा है, वाइगोस्की ने क्या कहा है दोस्तों, इन्होंने क्या कहा है, बच्चे के संज्ञानात्मक भाषा का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। क्योंकि इन्होंने क्या कहा, बच्चों में भाषा का विकास क्या होता है, समाज संस्कृति, उसके द्वारा क्या होता है, बच्चे जब अपनी समाज में जाते हैं उसमें क्या होता है कि भाषा का विकास इनका एक एक करके क्या होता है, भाषा का विकास। तो इन्होंने क्या भाषा को पहले इन्होंने क्या माना है, भाषा प्रमुख होती है, लेकिन जिन पियाजे ने क्या कहा, पहले विचार आया और इन्होंने क्या कहा, पहले भाषा आई। तो ये चीजें क्या होते हैं, संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है, इसीलिए इन्होंने क्या कहा, भाषा, न कि परिपक्वता, न ही संगठन, न ही संतुलन। तो क्या होता है, इनमें कौन संज्ञानात्मक विकास महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भाषा, क्योंकि भाषा के द्वारा बच्चे क्या करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो सही हमारा वही सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा की विशेषता है? समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा की विशेषता है दोस्तों, इसको देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए दिया प्रगतिशील कक्षा कक्ष, बी दिया है पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा कक्ष, और सी दिया है व्यवहारवादी कक्षा कक्ष, और डी दिया है शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष। तो दोस्तों समूहों में अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो सकारात्मक शिक्षक कक्षा कक्ष की क्या विशेषता होगी? तो पाठ्य पुस्तक केंद्रित तो होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा में ये सब चीजें मान नहीं है। व्यवहारवादी कक्षा भी नहीं, शिक्षक केंद्रित कक्षा एकदम क्या होता है, एनसीएफ जो हमारी उसको नहीं मानती। प्रगतिशील कक्षा होगी दोस्तों, क्या होगी, लचीली, प्रगतिशील, प्रगतिवादी कक्षा होगी दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या होता है, छात्र और शिक्षक क्या होते हैं, कोई भी चीज साथ साथ सीखते हैं। मतलब उसमें अगर छात्र कोई चीज अच्छी, मतलब उनको चीजों के बारे में, अच्छी अच्छी चीजों के बारे में उनको समझाता है, बताता है, आदि चीजें क्या होती है, उसमें बच्चों का ध्यान में रखकर, उनकी रुचियों, योग्यताओं आदि चीजों को ध्यान में रखकर उनको शैक्षिक कार्य किया जाता है। ठीक है, तो इसमें पाठ्य पुस्तक केंद्रीय, व्यवहारवादी, शिक्षक केंद्रीय, समूहों में चर्चा करना, सकारात्मक छात्र संबंध किसमें होता है दोस्तों, तो ये होता है प्रगतिशील कक्षा में। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी, बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी क्या होते हैं, अपने स्वयं के सीखने में ज्यादा भूमिका नहीं रखते हैं, नहीं रखते कहां से हो गया, ज्ञान के सक्रिय निर्माता है दोस्तों, कोरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं, निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुकरण और अनुसरण करते हैं। कुछ ऑप्शन तो ऐसे ही देख के कर जाएंगे दोस्तों, जैसे निष्क्रिय आ गया है तो ऐसे ही कर गया, कोरी पट्टा, कोरी स्लेट, ये सब हमको नहीं लेके चलना है दोस्तों, ये भी क्या है, नकारात्मक शब्द है। अपने स्वयं को सीखने में ज्यादा भूमिका नहीं रखते दोस्तों, नहीं दे दिया, कर गया। वो क्या होते हैं, ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। बाल केंद्रित कक्षा जिसमें होती है, बालक को मुख्य बिंदु मानकर, उनको केंद्र मानकर क्या हो जाती है, उसको शिक्षा प्रदान किया था, और इसीलिए कहा गया है कि क्या होते हैं, ज्ञान के सक्रिय, नई नई चीजों के बारे में वो खोजते रहते हैं, नई नई चीजें खोजते हैं, सीखते हैं, आदि चीजों को क्या करते हैं, एक एक करके देखते रहते हैं। तो ज्ञान का सक्रिय निर्माता होते हैं बच्चे। ठीक है, बच्चे जिन पियाजे ने कहा है, बच्चे क्या होते हैं, ज्ञान के सक्रिय निर्माण के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन जो हमारा दिया है इसमें कौन सा सही होगा, बी, बी जो दिया है वही सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहल वर्ग के, लॉरेंस कोहल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं? सही कार्रवाई विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। लॉरेंस कोहल वर्ग के दोस्तों जो तर्क उन्होंने करते हैं, सही कार्रवाई आदि चीजें जो करते हैं स्व चुने हुए, तो सिद्धांतों में कौन सी परिभाषित की जाती है? चलिए ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए दिया अच्छा लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सी दिया सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का अभिविन्यास, और डी क्या दिया सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो होता है तर्क करते हुए सही कार्रवाई विवेक को स्वयं से चुने कोई भी निर्णय क्या होता है अपने ऊपर खुद से लेकर क्या होता है, समाज में वो अच्छा बनना चाहता है, कोई उसको ये चीज नहीं होती बच्चे की कि हमको इस चीज से दंड मिलेगा, आदि चीज मिलेगी, लेकिन हमेशा वो क्या करता है स्वयं को, कोई भी चीज होता है उसके व्यक्ति ये चीज क्या हमने उसको क्या मानकर कोई भी कार्य करता है। तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की होगा नहीं दोस्तों, इसमें अच्छे से सामाजिक अनुबंध में समाज में अच्छा दिखने के लिए सामाजिक व्यवस्था बना, क्या होता है दोस्तों, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत होता है। जीन पियाजे तीसरी अवस्था जो पूर्व परंपरागत उत्तर परंपरागत अवस्था इन्होंने दी है, तो लास्ट की जो अवस्था होती है इसमें उन्होंने ये बात कही है दोस्तों। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारा जो डी ऑप्शन दिया है दोस्तों यही क्या होगा इसमें सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिनमें दूसरों की मनसाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने वह उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उनमें कौन सी बुद्धि होती है? दोस्तों क्या होता है, वह व्यक्ति जिनमें दूसरों की मनसाओं, उनकी भावनाओं आदि रुचियों को समझने की जिनमें क्षमता होती है
वो कौन से, उनमें से कौन सी बुद्धि होती है? तो देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए दिया प्रकृतिवादी, बी दिया अंतर्वैयक्तिक, सी दिया अंतःवैयक्तिक और डी दिया क्या स्थानिक। तो प्रकृतिवादी नहीं होगा दोस्तों। प्रकृतिवादी में क्या बनते हैं, जैसे किसान बनते हैं, वनस्पति विज्ञान बनते हैं आदि, जिससे चीजों के क्या होते हैं ये बनते हैं। अंतर्वैयक्तिक, ये क्या होता है दोस्तों, अंतर्वैयक्तिक, जिसमें दूसरों की मनसाओं भावनाओं और व्यवहार के, जो दूसरों के इच्छा, दूसरों की भावनाओं, दूसरों की रुचि आदि चीजों को जो समझते हैं, उनमें क्या होता है, अंतर्वैयक्तिक होता है दोस्तों। ऐसे व्यक्ति मनोवैज्ञानिक, मनोसामाजिक, राजनेता आदि चीज क्या होते हैं, ये बनते हैं। तो उनमें क्या होती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है दोस्तों। ऑप्शन बी सही होगा। अंतर मतलब स्वयं का हो जाएगा दोस्तों, स्थानिक नहीं होगा। ठीक है, प्रकृतिवादी हमने प्रकृतिवादी बता दिया, किसान आदि वनस्पति विज्ञान, फिर इसे कोई भी चीज ऐसे लोग बनते हैं। और अंतर्वैयक्तिक में ये क्या बनते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं, मनोवैज्ञानिक बनते हैं, इसके बाद परामर्शदाता बनते हैं, ऐसे व्यक्ति यही सब बनते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तब क्या कहा गया, देखिए, उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देखते हैं। स्कूल की भाषा में न बोलने पर उन पर जुर्माना लगाना चाहिए, चाहे जुर्माना नहीं लगाना है। उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि स्कूल की एक अलग भाषा और उन्हें अपनी मातृभाषा में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। फिर डी दिया है, उनके माता पिता को घर पर स्कूल की भाषा का प्रयोग करने को कहना चाहिए। तो दोस्तों इसमें तो जुर्माना क्यों लगाएंगे, जुर्माना ये नकारात्मक शब्द है दोस्तों, और उसको बिल्कुल भी नहीं मातृभाषा का प्रयोग सब कुछ माना क्षेत्रीय भाषा का दोस्तों, और भाषा का प्रयोग स्कूल में नहीं, घर में नहीं, स्कूल में पढ़ना। तो उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति देनी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति। दोस्तों जब कक्षा में बच्चे को, जो भी बच्चे हमारे आते हैं, उनको क्या करना, उनको मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, व्यवहारिक भाषा उनको बोलने की पूरी अनुमति देनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसके द्वारा क्या करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को आसानी से किसी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, हमारा जो ए ऑप्शन दिया है, उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि इससे क्या होती है, उनकी अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण होती है। तो ऑप्शन ए जो हमारा दिया ये सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक, जबकि लड़कियों को गुड़िया व चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। यह अनुपयुक्त प्रथा क्या दर्शाती है? लड़कों को उपहार में खेलने के लिए कार और यांत्रिक ब्लॉक आदि चीज दिए जाते हैं, जबकि जो लड़कियां होती है उनको गुड़िया व चित्रकारी को दिए जाते हैं। तो देखते हैं भाई, इसमें तो जाहिर सी बात है अलग अलग कर रहे हैं, तो इसमें देख लेते हैं। पहला क्या, जेंडर स्थिरता, बी दिया जेंडर समता, सी दिया जेंडर पक्षपात और डी दिया जेंडर सशक्तिकरण। तो दोस्तों जेंडर स्थिरता कहां से होगी, क्योंकि इसमें बच्चे को क्या अलग अलग अलगाव किया जा रहा है ना, मतलब उनमें क्या क्या जेंडर पक्षपात किया जा रहा है। लड़के ये कर सकते, लड़के अलग कर दिए गए एकदम। ये किसके द्वारा, रूढ़िवादी धारा है, जो रूढ़िवादी धाराएं निर्धारित की गई है हमारे समाज के द्वारा निर्धारित की जाती है ये सब चीजें, कि लड़का ये नहीं कर सकती, लड़का लड़की वो नहीं कर सकती, ये सब किसके द्वारा है, तो ये हमारे समाज के द्वारा ही। तो जेंडर इक्वलिटी कहां दिखा रहे हैं इसमें, जेंडर क्या होगा दोस्तों, पक्षपात, जेंडर वाइज जो हमारा होता है यही होता है दोस्तों, कि लड़का ये कर सकता है, लड़की ये कर सकती है। ये सब चीजें हमको नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होगा, जो सी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक शिक्षिका को बच्चों को अपने आप से बात, व्यक्तिगत बात को क्या प्रतिक्रिया देना चाहिए? एक शिक्षिका को बच्चों को अपने आप से बात करने को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? आगे देखते हैं। उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वह आत्म केंद्रिता को बढ़ावा देता है। हतोत्साहित आ गया दोस्तों, ऐसे वर्ड को पकड़िएगा। बी दिया है, उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा बच्चा अपना खुद का ध्यान भंग करता है। सी क्या दिया है, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इसे स्वनियमित सुसाधित होता है। आगे दिया डी दिया है, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। ये सब कहां से होगा दोस्तों? तो ऑप्शन जो हमारा एक दिया ये भी गलत होगा दोस्तों। बी जो हतोत्साहित आगे भी कर गया, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए किसी से स्वनियमन क्या होता है, सुसज्जित होता है दोस्तों। अगर शिक्षक को अपने व्यक्तिगत वाक, अगर स्वयं से उसको बात करने के लिए अपनी अभिव्यक्ति विचार आदि को उसको व्यक्त करने की अगर छूट दी जाएगी तो इससे क्या उसे प्रोत्साहित होगा क्योंकि इससे स्वनियमन को सुसाधित करने का, उसे स्वयं से बोलने का, अपनी बातों को रखने का क्या होगा, अवसर मिलेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन सी हमारा जो दिया है ये सही होगा। ठीक है, बाकी ये सब चीजें बढ़ावा देना है, सब हतोत्साहित नहीं करना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में नहीं है दोस्तों? इसको ऐसे एकदम टिक करके देखिएगा, नहीं वाले प्रश्न जो हमारे बनते हैं इनको थोड़ा ध्यान से आप लोग सॉल्व करिएगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया, विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है।
विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन में मदद मिलती है। बात तो सही कही दोनों। फिर क्या दिया, विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी सही है। डी क्या दिया, वह प्रश्न जो विवेचन और अनुप्रयोग पर आधारित है उच्चतर श्रेणी के चिंतन कौशलों को बढ़ावा देते हैं, यही सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के पूछने के संदर्भ में क्या होता है, सही नहीं है। तो सही नहीं है दोस्तों, तो क्या होगा, ये तो सही बात इन्होंने कही, ये भी सही है। ये जो डी ऑप्शन हमारा दिया है दोस्तों, यही क्या होता है, सही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सा सहायक है? समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सा सहायक है? ऑप्शन ए दिया है विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना, विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना। बी दिया है अनमय पाठ्यक्रम और अनमय स्कूल कैलेंडर। सी दिया है विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास। डी दिया है सख्त शिक्षक केंद्रीय शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा के निर्णय में कौन सा सहायक है दोस्तों? विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं करानी है दोस्तों। अनमय पाठ्यक्रम और अनमय स्कूल कैलेंडर भी, ये सब चीजें नहीं चलेंगी दोस्तों। विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास, बात बिल्कुल सही है। सख्त शिक्षक केंद्रीय शिक्षा गलत है। विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास क्या होता है दोस्तों, यही महत्वपूर्ण माना जाएगा। समावेशी कक्षा में हमारे क्या होता है, अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्म संस्कृति से क्या होते हैं बच्चे आते हैं। हमको क्या करना है, एक समान शिक्षा सबको प्राप्त करनी देनी है दोस्तों। ठीक है, तो उसमें जो बच्चे हैं सबको एक समान रखना है, इसके लिए बात की। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? सी, जो हमारा सी ऑप्शन दिया है दोस्तों, यही सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है? ठीक है, ऑप्शन ए दिया है गूढ़ज वैफल्य, बी दिया पठन वैफल्य, सी दिया भाषा वैफल्य और डी क्या दिया, गति समन्वय वैफल्य। तो इसमें कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल और शारीरिक निपुणता की क्षमता को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया डिस्कैल्कुलिया। क्या ऐसे व्यक्ति को डिस्कैल्कुलिया है? जी नहीं। डिस्लेक्सिया है? ये भी नहीं है। डिस्फेजिया है भी नहीं। उसको क्या डिस्प्रेक्सिया है। वो क्या करता है, अपनी ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, उनको तंत्रिका तंत्र आदि मांसपेशियों में क्या होता है, तनाव, उनको प्रॉब्लम होती है। ऐसे व्यक्ति में क्या होता है, हाथ से आंख के तालमेल के संतुलन, वो शारीरिक रूप से निपुणता में क्षमता होती है दोस्तों, वो क्या करते हैं, उस चीज को नहीं बना पाते हैं। तो गति समन्वय जो डिस्प्रेक्सिया हमारी होती है, ये हमारी यही सही है दोस्तों। 17 कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उन विद्यार्थियों को सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टि बाधिता है, एक शिक्षिका को क्या करनी चाहिए? उन विद्यार्थियों को सफल समावेशन के लिए जिन्हें क्या है, दृष्टि बाधिता है दोस्त। देखते हैं, ऑप्शन ए दिया है आसपास की चित्र रूपी सामग्री मौखिक स्पष्टीकरण जोड़े। इन विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट दें। दृष्टि बाधिता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। विषय वस्तु को पढ़ने के लिए ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करें। उन्हें स्कूल के एक अलग संकाय में दाखिल करें। तो दोस्तों हम लोग यही देख रहे हैं, उन्हें स्कूल के एक अलग संकाय में, हमको क्या करना है, समावेशी कक्षा में किसी बच्चे को अलग नहीं करना है, चाहे वो कैसे भी बच्चे हों, उनको सबको एक समान शिक्षा देनी है। ये तो यही कट गया। विषय वस्तु को पढ़ने ब्लैक बोर्ड का, जो बच्चा दृष्टिबाधित तो वो ब्लैक बोर्ड पे कैसे उसको पढ़ने में कठिनाई होगी, ये भी कट गया। इन विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स देने से क्या हो जाएगा, उन्हें क्या करना है, आसपास की चित्र रूपी सामग्री, ठीक है, मौखिक रूप में अगर उनको सुनाई जाएगी दोस्तों, तो क्या करेंगे, उस चीजों को, चित्रों के बारे में उनको बताया जाएगा मौखिक रूप से, उसको क्या करेंगे, समावेशी कक्षा में आसानी से सीखेंगे और उनको दिक्कत परेशानी नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि समावेशी कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देनी है, अलगाव नहीं करना है। ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, जो ए ऑप्शन दिया यही दोस्तों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिया है जनजाति समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेश के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए दोस्तों, किससे क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। जनजाति समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। उनके दैनिक जीवन और परिवेश से उदाहरण शामिल करना, ये तो बात सही है दोस्तों। उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को महत्व सम्मान देना, ये भी सही है। पाठ्यक्रम में उनकी संस्कृति, प्रचलित लोकगीत और गीतों को शामिल करना, ये भी सही। उन संप्रदायों को पढ़ना जो उनके जीवन के लिए क्या पूरी तरह से अप्रासंगिक है दोस्तों। ऐसे ऐसे वर्ड मिलेंगे, देखिए अप्रासंगिक है, हमारा क्या बचना चाहिए, हमको इसी से बचना है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, डी।
देखिए ऐसे पकड़ में आएंगे प्रश्न, आप एक एक प्रश्न को एक एक ऑप्शन को ध्यान से चेक करके आप सॉल्व करेंगे, तुरंत पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी, क्योंकि अप्रासंगिक दिया, प्रासंगिक होना चाहिए यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। निम्नलिखित में कौन सी दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? इसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया ध्यान, न्यूनता, अतिकृत्यशीलता, विकार, लंबी अवधि की फिल्में दिखाएं, स्वलीनता, जितना हो सके एक ही समय सारणी दिनचर्या में लिप्त रखें, पठन वैफल्य, जटिल गणना आधारित प्रश्न दें। डी दिया है वाक बाधिता, मूल्यांकन के केवल मौखिक रूप को स्वीकार करें। तो दोस्तों ध्यान कैसे व्यक्ति है? दिव्यांग है, और क्या दिव्यांग संबंधी जो व्यक्ति हैं उनको देखना है। तो ध्यान, न्यूनता, अतिकृत्यता, लंबी अवधि फिल्म उनमें दिखाने से कुछ नहीं होगा। स्वलीनता, जितना हो सके एक एक समय सारणी पे, ये भी हो सकता है। पठन वैफल्य, उनको कोई मतलब नहीं दोस्तों, जटिल गणना वणना नहीं करना है। वाक बाधिता, न्यूनतम केवल मौखिक मूल्यांकन से ही नहीं समझ पाएंगे, वो बैठे बैठे उग जाएंगे। क्या करना है दोस्तों? स्वलीनता जितनी है एक समय में सारणी दिनचर्या, उनको क्या करना है? हमको लिप्त रखना है। स्वलीनता क्या होता है? ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं दोस्तों, वो अपनी बातों को स्वयं न कह पाते हैं और न दूसरों की बातों को समझ पाते हैं, उनको संवाद करने में बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करेंगे हम? स्वलीनता जितना हो सकेगा उनको एक ही समय सारणी दिनचर्या में क्या करेंगे? हमेशा लिप्त रखेंगे। जो हमारा ऑप्शन बी दिया है दोस्तों, यही क्या होगा दोस्तों? यही सही होगा, जो ऑप्शन बी दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिया दोस्तों अभिकथन, कूट दिया है अभिकथन, शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में क्या करना? सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए बात से बी क्या दिया है? तर्क क्या दिया है? अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को सीधे स्थानांतरित किया जाता है। अधिगम शिक्षक द्वारा क्या विद्यार्थी को सीधे स्थानांतरित किया जाता है? क्या ये चीज सही है? चलिए देखते हैं। ये तो बात आपकी सही कही गई है, लेकिन ये बात कहां से? अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थी क्या सीधे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता दोस्तों। ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं डायरेक्ट थोड़ी अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थी सीधे स्थानांतरित कर देंगे। बच्चे क्या होते हैं कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं, उनको कक्षा में हमेशा कोई ना कोई चीज बताया जाता, सीखते रहते हैं। डायरेक्ट हमको स्थानांतरित यहां से वहां नहीं कर देना उनको। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए और आर दोनों सही, आर सही व्याख्या करता है एक ही, ये तो ऐसे भी कट गया। ए और आर दोनों सही, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करती, एक ये भी कट गया। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए सही है लेकिन आर गलत है दोस्तों। यही क्या होता है? हमारा सही होगा। ए और आर दोनों गलत नहीं है, ए सही है। आपका ये वाला जो ऑप्शन दिया ये क्या होता है? सही है दोस्तों, लेकिन ये क्या है? गलत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी हमारा जो दिया है दोस्तों, यही हमारा क्या होगा? सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विद्यार्थी निम्न में से किसे नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं? विद्यार्थी जो होते हैं निम्न में से किसे नए ज्ञान का क्या होते हैं? निर्माण का आधार बनाते हैं। ऑप्शन ए दिया है जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है, जो उनके लिए अस्पष्ट और अप्रासंगिक हो, जो उनके लिए पूरी तरह से अपरिचित और अज्ञात है, फिर क्या जो उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से क्या हो? बहुत परे हो। तो इसमें विद्यार्थी किसके नए ज्ञान के? जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है, जो उनके लिए अस्पष्ट और अप्रासंगिक हो। ये तो कहां से सही हुआ दोस्तों? ये तो ऐसे भी गलत है आपका। फिर क्या दिया है? सी दिया है जो उनके लिए पूरी तरह से अपरिचित और अज्ञात हो। ज्ञात और परिचित होता है दोस्तों, ये भी कट गया। जो उनके लिए वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे, परे वरे नहीं करना है, जो उनके द्वारा पहले से समझा और क्या होता है? माना जाता है। विद्यार्थी नए ज्ञान निर्माण के लिए जो क्या होता है? पूर्व ज्ञान का अगर वो चीज जानते हैं उस चीज को, तो नए ज्ञान को उनको करने में आसानी होगी और सीखने में उनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? हमारा ए जो ऑप्शन दिया यही क्या होगा? सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? सही नहीं है। ऑप्शन ए दिया संप्रेषण व अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। बी दिया है सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में किया जाता है। सी दिया है क्या? विद्यार्थी स्कूल में अपनी संस्कृति से बहुत सी समझ लेकर आते हैं। डी दिया है जब विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं, वे सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं, उनका अधिगम सुदृढ़, प्रबल और पुरस्कृत होता है। तो सीखने के लिए सामाजिक संदर्भ में क्या निम्नलिखित होता है दोस्तों? इसको देखते हैं हम लोग कि नहीं है, इसलिए नहीं एकदम गोला कर दीजिएगा ध्यान से।
संप्रेषण व अंतःक्रिया सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात सही कही दोस्तों, क्योंकि संप्रेषण क्या होता है, हम एक दूसरे व्यक्ति से बात करके अपने भाव विचारों क्या करते हैं, अव्यक्त करते हैं। बी दिया सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा दिमाग में किया जाता है, ये नहीं सही लग रहा है दोस्तों। विद्यार्थी स्कूल में अपनी संस्कृत बहुत सी समझ लेकर आते, बात सही है। फिर विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हुए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं, अधिगम, बात सही। जब सहयोगात्मक सहयोगी रूप से सहपाठी के साथ वो चर्चा पर चर्चा कोई भी चीज अगर सीखते हैं तो क्या होता, सुदृढ़ होगा दोस्तों, ये भी सही है। लेकिन सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में किया था, ये सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। यही क्या होगा हमारा ऑप्शन जो सही नहीं वही गलत होगा, तो बी जो हमारा दिया यही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों को असफलता के लिए जिम्मेदार है? निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति या विद्यार्थियों के असफलता के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए दिया असंदर्भित पाठ्यक्रम, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के विविध तरीके, विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियां या व्यक्तिगत भिन्नताओं का मान। तो कौन सा विद्यार्थियों की असफलता दिया दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखिएगा। असफलता के लिए क्या होता है, तो विषय वस्तु को प्रस्तुत करना, ये तो बात सही कही गई है दोस्तों। फिर विद्यार्थियों केंद्रित गतिविधियां भी सही है, व्यक्तिगत भिन्नता। लेकिन दोस्तों असंदर्भित जो पाठ्यक्रम होता है ये क्या होता है, जिम्मेदार होता है दोस्तों। संदर्भित जो पाठ्यक्रम होते हैं ऐसी चीज क्या होते हैं दोस्तों, उनमें होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, जो ए दिया है ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की भागीदारी की आवश्यकता होती है। प्रभावी अधिगम की भागीदारी शिक्षार्थी की कैसी भागीदारिता होती है? ऑप्शन क्या दिया, ये हमारा सक्रिय दिया है, बी दिया है विनम्र होती है, सी दिया है निष्क्रिय होती है, डी क्या दिया आंशिक होती है। तो प्रभावी अधिगम तभी होगा दोस्तों ना, जब विद्यार्थी क्या होगा, कोई भी चीज सीखने में रुचि लेगा और सीखने के लिए क्या होगा, तत्पर रहेगा, सक्रिय रहेगा एकदम, तभी तो उसकी क्या होगी, वो जिम्मेदारी आवश्यकता होगी। विनम्र नहीं होगा दोस्तों, निष्क्रिय तो एकदम नहीं होगा, आंशिक भी नहीं होगा, वह क्या होगा दोस्तों, सक्रिय रहेगा। सक्रिय रहेगा कोई भी चीज, वो क्या होगा, सीखने में उत्सुकता बढ़ेगी, आसानी से उस चीज को सीख लेगा। चलिए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अधिसंज्ञानात्मक कौशल क्या है? चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं, संज्ञान और समस्या को प्रभावित नहीं करते हैं दोस्तों, सी दिया है केवल विषय वस्तु के रटने पर निर्भर करते हैं, डी दिया है विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास की देरी को दर्शाते हैं। तो अधिसंज्ञानात्मक कौशल क्या होते हैं दोस्तों, इसको देख लेते हैं। संज्ञान और समस्या को समाधान को प्रभावित नहीं करते, ये तो ऐसे भी कट गया। केवल विषय वस्तु, ये भी कट गया। फिर क्या दिया है, डी दिया है, ये भी कट गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, चिंतन और अधिगम को नियमित। अधिसंज्ञान कहने का तात्पर्य दोस्तों कि समलोचना, ऐसे व्यक्ति में क्या होता है, समलोचनात्मक चिंतन पाया जाता है। वो कोई भी चिंतन समस्या का समाधान करने के लिए अनेक अनेक तरीकों से क्या होता है, उसको सोचते हैं, तर्क विचार तर्क वितर्क करके उस चीज समस्या का समाधान करते हैं दोस्तों। तो ये क्या होता है, इसमें चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, ए जो दिया यही क्या होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देखते हैं। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती दोस्तों, बी दिया है एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के त्रुटि करने के व्यवहार को इनाम और सजा देकर खत्म करना चाहिए, सी दिया है त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है, डी दिया है विद्यार्थी अपनी त्रुटियों की स्वयं खोज और सुधार करने में सक्षम नहीं होते दोस्तों। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ के आप लोग सॉल्व करेंगे, तुरंत इसका उत्तर जो है आंसर मिल जाएगा। तो ये तो ऐसे कट गया। फिर क्या होता है दोस्तों, त्रुटियों की कोई क्या होती है, अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों कोई भूमिका नहीं होती। बच्चे त्रुटियों के द्वारा क्या करते हैं, सीखते हैं, और त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का एक हिस्सा है, एक भाग है। एक शिक्षिका को विद्यार्थी त्रुटि करने के व्यवहार को इनाम और सजा, इनाम उनाम नहीं देना है दोस्तों। उसमें क्या होता है, त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा अर्थपूर्ण अधिगम को क्या होता है, बदला जा सकता है, उनकी त्रुटियों को क्या है, कम किया जा सकता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, सी ऑप्शन जो दिया है दोस्तों यही क्या होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार है? अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार है? ऑप्शन ए दिया अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफी हद तक प्रभावित होते हैं, बी दिया संवेग एवं अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, सी हमारा दिया है सकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना पर नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, और डी क्या दिया है नकारात्मक संवेग और सूचना प्रसंस्करण सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या अधिगम, जो हमारा अधिगम और सूचना में संवेग और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार से है,
तो संवेग और अधिगम सूचना पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं दोस्तों, संबंध ये गलत है। सकारात्मक संवेग प्रसंस्करण नकारात्मक रूप से ये भी गलत है, नकारात्मक आ गए। अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफी हद तक क्या होते हैं दोस्तों, जुड़े हुए होते हैं दोस्तों। इसी प्रकार संवेग और प्रवृत्ति का क्या होता है, अधिगम का कार्य क्रियाकलाप जो होता है वो चलता रहता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफी क्या हद तक क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन ए जो हमारा दिया है ये सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिया है एक विद्यार्थी कुछ संप्रत्यों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है। एक यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण, एक विद्यार्थी जो है कुछ संप्रत्यों के बारे में अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए क्या कर रही है, किताबें पढ़ रही है। यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण हासिल है, देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ये दिया है महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, बी क्या दिया परिहार उन्मुख महारत, सी दिया प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, डी दिया परिहार उन्मुख लक्ष्य। तो एक विद्यार्थी कुछ संप्रत्यों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए क्या कर रही है, वो किताबें पढ़ रही है। इससे क्या होता है, वो विषय वस्तु, उनकी जो विषय वस्तु को जो पढ़ रही है उस पर क्या होगा, अधिकार प्राप्त कर ली है दोस्तों, उसको पढ़ ली, उस चीज में वो क्या दक्ष हो गई। इस तरीके से क्या होगा कि ये सब तो होंगे नहीं दोस्तों, क्या होता है महारत हासिल करने की दिशा में वो लक्ष्य की ओर उन्मुख हो रही है। ठीक है, तुम्हारा जो ए ऑप्शन होगा दोस्तों यही सही होगा। चलिए इसमें देखते हैं। दिया दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है। दिया है कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन। क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कठोर पाठ्यक्रम की बात कही है दोस्तों। बी दिया बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, सी दिया परीक्षा की ओर और उसके लिए सीखना, डी क्या दिया आकलन के योगात्मक तरीकों को अपनाना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो हमारी है, क्या इन्होंने इसमें से बात कही है, तो कठोर पाठ्यक्रम क्या और शिक्षा ये सब बातें उन्होंने, कठोर नहीं दोस्तों लचीला उन्होंने बताया, फ्लेक्सिबल उन्होंने बताया है। इसके बाद परीक्षा को और उसके लिए सीखना, ये भी नहीं है, परीक्षा को ही सब कुछ। आकलन के योगात्मक तरीकों को क्या अपनाना है, नहीं है दोस्तों। बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, क्योंकि उसमें क्या होता है दोस्तों, बच्चे क्या होते हैं अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके बहुभाषी होते हैं, उनकी भाषाओं को हमको सम्मान देना है, उनको अलग मतलब जो भी विषय में उनकी रुचि होती है हमको उनके अनुसार पढ़ाना है और समझाना है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, हमारा जो बी ऑप्शन दिया है यही क्या होगा, सही होगा दोस्तों। ये थे मतलब आज के हमारे 30 प्रश्न जो हुए दोस्तों, तो आप लोग इसको ध्यान से एकदम प्रीवियस पेपर को ध्यान से सॉल्व करके जाइएगा दोस्तों, क्योंकि उससे क्या हो रहा है आपके काफी प्रश्न बन रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल क्या करिए, एकदम शेयर जम के करिए दोस्तों, लाइक भी करिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट धुआंधार कमेंट करिए दोस्तों, क्योंकि आप जो थोड़ी सी ऊर्जा दे रहे हैं मुझसे बहुत ही ज्यादा ऊर्जा हमको मिल रही है दोस्तों। एकदम लगे रहिए, क्योंकि पेपर जो हो रहे हैं उससे प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए जितने भी प्रैक्टिस सेट हमारे साथियों द्वारा कराया जा रहा है उसको एक एक करके आप देखते रहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।